हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और कल से यानी कि पिछली डेट से हमने आपके लिए जीआईबी एग्ज़ाम से संबंधित एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है, बैंकर्स बूस्टर एमसीक्यू सीरीज़। ये जीआईबी एग्ज़ाम के सभी पेपर से संबंधित है। सभी फैकल्टीज़ अपने अपने पेपर से संबंधित इस सीरीज़ को इस पर्टिकुलर चैनल पर ला रहे हैं। मेरी क्लास यानी कि पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित ये दूसरा सेशन है और आप इस सेशन का हिस्सा बन के अभी से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप सभी का स्वागत है। सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। तो आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। क्लास सेकंड है आज, बैंकर्स बूस्टर 60 डेज एमसीक्यू सीरीज़, आरबीडब्ल्यूएम पेपर 4 मॉड्यूल, ऑल मॉड्यूल्स यानी कि जो एमसीक्यूज़ रखे गए हैं ये सभी मॉड्यूल्स को शामिल करते हैं। यहाँ पर सभी मॉड्यूल से संबंधित एमसीक्यूज़ को यहाँ पर रखा गया है। क्लास सेकंड है आज। पिछली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हम बात करते हैं अपने पेपर की। तो पेपर हमारा है यानी कि आरबीडब्ल्यूएम का 16 नवंबर को शेड्यूल्ड है। 2 नवंबर से आपके जीआईबी एग्ज़ाम की शुरुआत हो रही है। पहला पेपर यूजुअली IEN IFS का पेपर होता है, उसके बाद PPB, AFM और फिर आरबीडब्ल्यूएम। ठीक है। तो जब हम आरबीडब्ल्यूएम की बात करते हैं तो आरबीडब्ल्यूएम के अंतर्गत ये 4 मॉड्यूल्स आते हैं और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये बैंकर्स बूस्टर एमसीक्यू सीरीज़ है 60 डेज़ के लिए। और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम सभी मॉड्यूल से संबंधित सवालों को रखेंगे, एमसीक्यूज़ को रखेंगे। तो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉफिट सेंटर्स। अब जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये सवाल आपका मॉड्यूल ए से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन मॉड्यूल ए से संबंधित है और अगर हम बात करें मॉड्यूल ए की तो उसका एक टॉपिक है बिजनेस मॉडल्स। टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से और क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। बिजनेस मॉडल की जब बात करते हैं तो अमूमन देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने ऑपरेशंस के लिए इनमें से किसी एक मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि 3 मॉडल्स हैं। पहला है आपका SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। द सेकंड वन इज़ द डिपार्टमेंटल अप्रोच, थर्ड वन इज़ द इंटीग्रेटेड अप्रोच। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मॉडल है जिसे हम प्रॉफिट सेंटर के तौर पर भी जानते हैं। तो प्रॉफिट सेंटर की जब बात की जाती है तो हमेशा याद रखिएगा ये है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच यानी कि SBU अप्रोच। और इस अप्रोच की जब बात करते हैं तो इस अप्रोच के अंतर्गत क्या बताया गया है इसे समझ लेते हैं। एक और ख़ास बात, ये 3 मॉडल्स हैं, SBU, डिपार्टमेंटल, इंटीग्रेटेड, ये याद रखिए। अब SBU के अंतर्गत क्या खास बात है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच की बात करें तो ये अप्रोच टारगेट करता है कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस को डिवाइड करना यूनिट्स में। देखिए, डिवाइडिंग द बिजनेस ऑन लाइन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स से एक पर्टिकुलर बिजनेस है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं। तो यहाँ पर उन प्रोडक्ट पर आधारित सेपरेट यूनिट डिज़ाइन कर दी गई है, उनको ऑटोनोमी दे दी गई है, फ्लैक्सिबिलिटी दे दी गई है, रिसोर्सेज दे दिए गए हैं, उनका अपना अलग मैनेजमेंट है और उनका टारगेट है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए और प्रॉफिट जनरेट किया जाए। प्रॉफिट जनरेट किया जाए उनकी मार्केटिंग के थ्रू, इसीलिए इनको प्रॉफिट सेंटर भी बोला जाता है। तो ये इतने बड़े होते हैं कि ये अपने एक तरह से ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। वो फैक्टर्स जो इनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा है, आउटपुट को इम्पैक्ट कर रहा है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्मॉल एनफ टू बी फ्लैक्सिबल, इतने फ्लैक्सिबल है कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है SBU आर ऑटोनोमस डिविजन्स, स्मॉल एनफ टू बी फ्लैक्सिबल एंड लार्ज एनफ टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फैक्टर्स affecting its long term performance. SBU can be defined as the profit centers which focus on product offering and market segment. An SBU can be business unit of a large corporation or it can be business itself. So this is the pure definition of strategic business unit model approach. Hope so आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है तो आपका एक टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पक्का आता है और वो है प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, आमतौर पर एक आम आदमी, आप खास आदमी हैं, आप लोग खास हैं क्योंकि आप बैंकर हैं,
एक आम आदमी की जब बात करें तो वो प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में कंफ्यूज रहता है, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल वो कहीं भी कर देता है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट रेवेन्यू, कोई भी कंपनी उसका जो भी टोटल रेवेन्यू हो और जो भी एक्सपेंसेस हैं उनका डिफरेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फिनेंशियल गेन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? फिनेंशियल गेन बोलते हैं, ठीक है। अगली बात, इसे हम बोलते हैं फिनेंशियल गेन। प्रॉफिट जो भी आएगा, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस जो होगा वो एक क्या होगा? एब्सोल्यूट नंबर होगा। वो क्या होगा? एक एब्सोल्यूट अमाउंट होगा, एब्सोल्यूट नंबर होगा, अमाउंट होगा, है ना। तो दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट। लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक रिलेटिव वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ये एक रिलेटिव वैल्यू है। और ये एक प्रकार का मैट्रिक होता है जिसकी मदद से हम किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी के बारे में पता करते हैं कि क्या उसकी एबिलिटी है प्रॉफिट जनरेट करने की, उसकी एफिशिएंसी के बारे में पता करते हैं, उसके बिजनेस साइज, उसके स्कोप के बारे में पता करते हैं। और बस इन्हीं में से एक आपको डेफिनेशन मिल जाएगी जो बातें हमने बोली हैं। तो व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? अमाउंट ऑफ इनकम और रेवेन्यू अबव एंड बियॉन्ड द कॉस्ट और एक्सपेंसेस एन एंटिटी इनकर्स, द मैट्रिक यूज टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ अ कंपनी, प्रॉफिट अबाउट द साइज ऑफ द बिजनेस। समझिएगा, किसी भी बिजनेस के स्कोप और उसके साइज के बारे में जो मैट्रिक बताता है वही प्रॉफिटेबिलिटी है। और जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो इसके जो ट्रेडिशनल मेजर्स हैं वो हैं रिटर्न ऑन असेट, ROA एंड ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, these are the two important traditional measures with the help of which we calculate profitability of a company, ठीक है। तो अब देखिए बाकी ऑप्शन को जब पढ़ेंगे आप तो देखिए पहला क्या है? द अमाउंट ऑफ इनकम और रेवेन्यू और अब बियॉन्ड द कॉस्ट और एक्सपेंसेस। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको, पहला वाला ऑप्शन जो है ये प्रॉफिट की जानकारी दे रहा है, ठीक है। एन एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर क्या है? ये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये क्या है? ये प्रॉफिट है, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी की डेफिनेशन भी नहीं पता थी तो आप वो ऑप्शंस जो सही नहीं है या फिर वो ऑप्शन जहाँ पे प्रॉफिट के बारे में जानकारी दे रही है उनको एलिमिनेट करके सही जवाब तक पहुँच जाते। तो सही जवाब जो है वो है बी ऑप्शन। अभी हमने प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। अब उसी से संबंधित सवाल आपके सामने है, तो इस सवाल का जवाब देना आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सही जवाब क्या है फटाफट बताइए, करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, नहीं बिल्कुल गलत। वाइल प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो तो गलत है, जबकि जो प्रॉफिट के बारे में बताया गया डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस वो सही है। बट हमसे पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी कौन से ऑप्शन में सही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि एक की डेफिनेशन सही है और दूसरे की गलत है। अगली बात, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी, उसके ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, ये बात सही है। जबकि प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है फिनेंशियल गेन। फिनेंशियल गेन का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो हमने अभी तक पढ़ी थी बातें वो उसी के हिसाब से। प्रॉफिटेबिलिटी इज अ लॉन्ग टर्म मेजर, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ना, दोनों गलत है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगली बात, अब जो अभी तक आपने 3 सवाल पढ़े वो तीनों सवाल मॉड्यूल ए से जुड़े हुए थे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है कस्टमर सेगमेंटेशन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर कस्टमर सेगमेंटेशन से संबंधित जानकारी दी गई है। और जब भी हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो हम चर्चा हमेशा करते हैं कि भाई जब भी हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो रिटेल बैंकिंग कस्टमर बेस जो है वो बहुत बड़ा है। और जब कस्टमर बेस की बात करें, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है कि हम अगर कस्टमर को कैटर करना चाह रहे हैं सर्विसेज, तो सेगमेंटेशन होना ज़रूरी है कि किस कस्टमर की क्या नीड है उसके हिसाब से सर्विसेज दी जाए।
तो साथियों यहाँ पर जो सवाल है वो कस्टमर सेगमेंटेशन से संबंधित है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कस्टमर सेगमेंट जिनकी इनकम लेवल 50 से 400 लाख के बराबर है, बीच में, मतलब ये रेंज किसकी है। तो जब भी हम कस्टमर सेगमेंटेशन पढ़ते हैं तो ये इसलिए किया जाता है कि हम कस्टमर की नीड को समझ पाएँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि इनकम लेवल के हिसाब से ही नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसके लिए हमें कस्टमर सेगमेंटेशन करना ज़रूरी है इनकम लेवल के आधार पर। और जब हम कस्टमर रिक्वायरमेंट यूनिट पढ़ते हैं मॉड्यूल बी के अंतर्गत, तो मॉड्यूल बी में इस बात को समझते और जानते हैं। सबसे पहली यूनिट है कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि जो इनकम लेवल है, इनकम लेवल उसके आधार पर कस्टमर सेगमेंटेशन किया जाता है। तो 6 इनकम लेवल बनाए थे हमने, 2 से 10 लाख, ठीक है जी, 10 से 50, 50 से 400, ये 400 से 4000, 4000 से 1,20,000 एंड अबव 1,20,000। तो ये हमने 6 कस्टमर सेगमेंटेशन बनाए थे। और जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि ये याद रख लीजिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इनको याद रखना ज़रूरी है। 2 से 10 लाख की जब चर्चा होती है तो ये बड़ी भीड़ इसमें शामिल है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मास मार्केट। क्या बोलते हैं इसे, मास मार्केट। और इसीलिए कई बार रिटेल बैंकिंग को भी क्या बोला जाता है, ये मास मार्केट बैंकिंग है। इसके बाद आता है मास एफ्लुएंट, और फिर आता है सुपर एफ्लुएंट। क्या आता है, सुपर एफ्लुएंट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 50 से 400 लाख के बीच में जो सेगमेंट है उसे क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं सुपर एफ्लुएंट। सुपर एफ्लुएंट कौन सा है इसमें, 4th ऑप्शन। इसके बाद शुरू होता है यहाँ पर H&W, सुपर H&W और अल्ट्रा H&W। ठीक है, ओके साथियों, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आपके सामने 2 से 10 मास मार्केट, 10 से 50 मास एफ्लुएंट, 50 से 400 सुपर एफ्लुएंट, 400 से 4000 H&W, 4000 से 1,20,000 सुपर H&W, अबव 1,20,000 अल्ट्रा H&W। अगला सवाल है और ये 6th क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये 6ठा क्वेश्चन आपके लिए है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, 6ठा नहीं 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, अब्राहम मैस्लो की जब बात की जाती है तो मैस्लो साहब, अब्राहम मैस्लो, ये एक जाने माने मैनेजमेंट एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, और इनके द्वारा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। किसको स्टडी किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने पर ये बताते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है किसका, नीड्स का। उनकी जो नीड्स सेटिस्फाइड हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट नहीं करती हैं, बदलती नहीं हैं, प्रभाव नहीं डालती। और जो अनसेटिस्फाइड नीड होती हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के को बदलाव में लाती हैं, उस पर बदलाव इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, इनकम लेवल से। तो इसके आधार पर अब्राहम मैस्लो साहब ने क्या किया, 5 कैटेगरीज या 5 लेवल्स तैयार किए, और इसे कई बार हम लोग नीड हायरार्की भी बोलते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स हैं वो कैसे से कैसे तक जाती हैं, मतलब बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ वर्थ वाइल, मतलब आप कुछ कर रहे हो तो आप चाहते हैं लोग अप्रिशिएट करें, लोग आपको अलग से रिकग्नाइज करें, आपके पास जो भी है वो यूनिक हो। तो इस प्रकार की चाहत, इस प्रकार की नीड किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अब्राहम मैस्लो साहब ने नीड हायरार्की तैयार की है, नीड पिरामिड तैयार की है, उसमें लेवल कितने हैं। तो लेवल जो है ये है सबसे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, फिर आता है बिलोंगिंग एंड लव नीड जिसे बोलते हैं सोशल नीड्स, एंड देन एस्टीम नीड्स। तो हम चाहते हैं प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, रिकग्निशन, सेल्फ फुलफिलमेंट, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं, एस्टीम के अंतर्गत। आप कुछ कर रहे हैं तो आप चाहते हैं लोग आपको जाने पहचाने,
10 लोगों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं कि आप उन 10 लोगों में भी यूनिक हों। तो ये कौन सी नीड है? ये एस्टीम नीड होती है, सेल्फ एस्टीम। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और पूछा जा सकता है कि एस्टीम नीड के अंतर्गत किस प्रकार के बैंकिंग और इंश्योरेंस प्रोडक्ट आते हैं। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन व्हाई डिसीजन मेकर्स प्रिफर यूजिंग MIS टूल्स व्हेन मेकिंग टफ डिसीजन इन बिजनेसेस। समझिए कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकर है, जो मेन एक तरह से किसी डिसीजन को लेते हैं, तो जब टफ डिसीजन लेने होते हैं तो MIS टूल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आखिर ये MIS टूल्स क्या है? MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की जाती है तो ये एक प्रकार का टूल जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन, जो डेटा है, डेटा से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की मदद से हम डिसीजन मेकिंग में मदद लेते हैं। डिसीजन मेकिंग एक तरह से टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो MIS टूल के अंतर्गत सबसे खास बात ये है कि ये हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है और डिसीजन मेकर उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ स्ट्रीमलाइंड ऑप्शंस फ्रॉम विच डिसीजन मेकर्स कैन मेक चॉइसेस। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द MIS related issues in the organization। 9, it ensure that efficient and skillful employees are absorbed। ये स्टाफिंग का है। It creates suitable motivations। ये डायरेक्टिंग का है। तो ये जो सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MIS tool provides wide range of streamlined options from which decision makers can make choices। अगला सवाल 7वां, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ये RBWM में पूछा जा सकता है, PPB में पूछा जा सकता है, IEN IFS में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा है कि ये किसी भी एग्जाम में आ जाएगा। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की जब चर्चा की जाती है तो ये स्कीम 3 पुरानी ओम्बड्समैन स्कीम को अमलगमेट करके तैयार की गई थी। कितने को? 3। यही पूछा गया कितनी प्रीवियस ओम्बड्समैन स्कीम अमलगमेट की गई थी, तो 3 की गई थी। वो कौन कौन सी हैं ये जानना ज़रूरी है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम पुरानी बैंकों के लिए 2006, फिर आती है NBFCs के लिए 2018 में, और फिर आती है 2019 में डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित। इन तीनों को अमलगमेट कर दिया जाता है और फिर RBIOS 2021 को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगला सवाल, NPCI हैज़ डेवलप्ड विच सर्विस टू फैसिलिटेट UPI। समझिएगा, सवाल बड़ा अच्छा है। ये मॉड्यूल C से संबंधित क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपने पढ़ा RBIOS वो भी मॉड्यूल C से संबंधित था। NPCI हैज़ डेवलप्ड विच सर्विस टू फैसिलिटेट UPI ट्रांजैक्शंस बाय फीचर फोन यूजर्स विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। भाई फीचर फ़ोन का मतलब है ऐसे फ़ोन जो एंड्रॉयड फ़ोन ना हो, जो स्मार्टफोन ना हो, बेसिक सर्विस, बेसिक इंटरनेट सर्विस हो। ठीक है, अब बात की जा रही है कि NPCI के द्वारा कोई ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया गया, कोई ऐसी सर्विस तैयार की गई UPI के तहत जिसकी मदद से एक इंटरनेट कनेक्शन के बिना एक मोबाइल फ़ोन यूज़र, फीचर फ़ोन यूज़र वो UPI ट्रांजैक्शन कर सके। उसका नाम क्या है? UPI लाइट, भीम, UPI 1 2 3 पे, नन ऑफ दीज। तो देखिए UPI के लिए तो आपके पास प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए। UPI लाइट के लिए भी इंटरनेट होना चाहिए। UPI के अंतर्गत ही एक फीचर होता है जहाँ पर आपको पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। भीम के लिए भी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी UPI 1 2 3 पे की, तो ये फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए लॉन्च किया गया था और इसके तहत अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं लिमिटेड। तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो हो सकता है UPI 1 2 3 पे के तहत वो 10,000 पर ट्रांजैक्शन है और एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख तक पैसा भेजा जा सकता है। 1 लाख डेली लिमिट, पर डे लिमिट UPI 1 2 3 पे के माध्यम से फीचर फ़ोन यूजर्स भेज सकते हैं। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है? 10,000। पर ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 है, पर डे की लिमिट 1 लाख है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए ये मॉड्यूल डी से संबंधित है। मॉड्यूल डी में हम वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं और ये बेसिक सा सवाल है। जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वेल्थ मैनेजर्स जो हैं वो जब किसी क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं तो सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले किन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं वो क्या है, प्रोसेस। सबसे पहले हम क्लाइंट जो है उसके फिनेंशियल, करंट फिनेंशियल सिचुएशन को समझते हैं। पहला स्टेप तो वही है। अब देखिए पहला स्टेप क्या है,
असेसिंग द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, जब हमें सिचुएशन पता चल गई फिर हम उसके गोल को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, फिर हम इन दोनों चीज़ों को समझते हुए उसके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन तैयार करेंगे, ये थर्ड। उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को फिनेंशियल स्ट्रेटजीज और प्लान के माध्यम से इम्प्लीमेंट करेंगे, फोर्थ। और साथ साथ में मॉनिटर करेंगे रिजल्ट्स को, जरूरत पड़ा तो प्लान को रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स। सेकंड देखिए, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड फोर्थ। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड फोर्थ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है साथियों, अब समझ लेते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ अटॉर्नी। व्हाट इज द पावर ऑफ अटॉर्नी, ये मिसलिनियस से जुड़ा हुआ है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि हम एक प्रकार की अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और पर्सन को, प्रिंसिपल एजेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो उसके बिहाफ पर कोई टास्क को परफॉर्म कर सके। तो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, रिटन, अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउज समवन टू मेक डिसीजंस आफ्टर डेथ, नहीं, और डॉक्यूमेंट दैट अलाउज समवन टू एक्ट ऑन अनदर्स बिहाफ। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया जाता है किसी सेकंड पर्सन के नाम पर, जैसे कि वो सेकंड पर्सन प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई टास्क परफॉर्म कर सके। अगर जनरल टास्क हैं तो उसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, और अगर स्पेशल है तो उसे स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों इस तरह से ये आपने MCQ अटेंड किए हैं, और इन MCQs की बात करें तो ये बड़े खास हैं और सभी मॉड्यूल्स को शामिल किया गया है इसमें। अब आपके सामने JIB महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन, चारों के चारों पेपर कवर किए जाते हैं, 3 वैलिडिटीज़ में उपलब्ध है। MCQs मिलेंगे इसमें आपको, मॉक टेस्ट मिलेंगे, DPPs मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, मॉड्यूल वाइज DPPs मिलेंगी। ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं इस एक महापैक में। एक बार आप इससे जुड़ गए तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 3 वैलिडिटीज़ में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799 का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 3999 का है, एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5999 का है। आपके लिए ऑफिसर जैब फाउंडेशन बैच आ रहा है बहुत जल्द। फाउंडेशन बैच एक नए रूप में 1999 में, जैब MCQ बैच ला रहे हैं हम आपके लिए मात्र 2499 में। फाउंडेशन 2.0 आपके लिए 1999 में उपलब्ध है, आप जुड़ सकते हैं इसके साथ। जब बात करते हैं इंडिविजुअल बैचेस की, तो इंडिविजुअल बैचेस 799 में आपके लिए उपलब्ध है। और मार्केट में JIB एग्जाम से संबंधित सबसे बेस्ट बुक्स जो हैं वो हैं आपके लिए 1224 की उपलब्ध हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं ये किताबें। बेस्ट बुक है ये, इसके साथ जुड़ सकते हैं आप। ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap बाय भास्कर सर। जुड़िए, सवाल पूछिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप रेज कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। पूरी उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो साथियों को शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए इसके बारे में। धन्यवाद।